नमस्कार दोस्तों, इस लाइव में आपका स्वागत है। पिछले हफ्ते हमने लगातार लगभग 4-5 दिनों तक एक ना एक फिल्म की बात की। देऊल बंद 2 की बात की, मराठी फिल्म। हॉलीवुड फिल्म ऑब्सेस्ड की बात की थी। नेटफ्लिक्स पर आई माँ बहन की बात की थी। फिर जो थिएटर में रिलीज हुई थी फिल्में, पेद्दी की बात की, है जवानी तो इश्क होना है। मगर एक फिल्म छूट गई थी, बंदर। और अगर रिव्यूज पर जाएं और जो लोगों के रिएक्शन थे, दर्शकों के जिन्होंने फिल्म देखी, उन बातों को देखें तो सबसे ज्यादा तारीफ अगर किसी फिल्म को मिली वो थी बंदर। लेकिन अगर बॉक्स ऑफिस को देखें तो ये फिल्म सबसे कमजोर साबित हुई। मतलब जो तेलुगु फिल्म है पेद्दी, एक दिन पहले दिन उस फिल्म ने जितनी कमाई कर ली थी, लगभग 3.25 करोड़ की, बंदर ने वीकेंड के 3 दिनों में भी कुल मिला के उतना नहीं कमाया। मतलब अच्छी फिल्म होने के बावजूद, मतलब जिसको देखने वालों ने बहुत तारीफ की जिसकी, उसके बावजूद इस फिल्म को थिएटर में आम दर्शक नहीं मिले। अब अनुराग कश्यप की फिल्म है तो एक आम धारणा यही है कि भाई इंटेलेक्चुअल लोगों की फिल्म होगी, या डार्क फिल्म होती है, गाली गलौज से भरी फिल्म होती है। तो आम दर्शक जो होता है, जो मास फिल्में देखता है, मासी फिल्में एंटरटेनमेंट के लिए जाता है, वो बचता है। ये फिल्म मैंने देखी आज, तो मैं सोचा उस पर हमें बात करना चाहिए, क्योंकि हम तमाम फिल्मों के बारे में बात कर रहे हैं। ये फिल्म क्यों रह जाए, और जब फिर सबसे ज़्यादा इसकी तारीफ हुई है, तो ऐसा क्या है कि इतनी तारीफ के बावजूद जो है इस फिल्म को लोग देखने नहीं पहुंचे। तो मैं इसमें आपको 5 कारण बताऊंगा कि वो कौन सी 5 बातें हैं कि आप कह सकते हैं बॉक्स ऑफिस पर बंदर नाचा लेकिन किसी ने नहीं देखा। क्योंकि जब फिल्म अगर 3 दिनों में उसका बिजनेस जो है बमुश्किल 2.5 करोड़ रुपए हो रहा है, तो यही कहा जाएगा कि भाई किसने देखा। जबकि आप नेट पर सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि लगभग 20 करोड़ रुपए इस फिल्म का बजट है। इंटरनेशनली टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में लास्ट ईयर जब ये फिल्म दिखाई गई थी, बहुत तारीफ हुई थी, और वहीं से इस फिल्म के बारे में जो इंडिया का मीडिया है वो भी बात कर रहा था, खासतौर पे अंग्रेजी मीडिया। ये कहा जा रहा है, और काफ़ी हद तक सच भी है, कि पिछले कई सालों में अनुराग कश्यप की ये बेस्ट फिल्म है। जिस तरह का सिनेमा उन्होंने पिछले कुछ सालों में बनाया, खासतौर पे कोरोना के बाद के दौर में, वो मतलब उनको साउथ में अगर जाना पड़ा बॉलीवुड छोड़ के, तो वो फिल्में ही उसकी बड़ी वजह थी। कोई उन्हें फिल्में बनाने से रोक नहीं रहा था, ना आज रोक रहा है। लेकिन वो ऐसी फिल्में बनाने लगे थे कि भाई जो दर्शकों से कनेक्ट ही नहीं करती हैं। तो क्या बंदर कनेक्ट करती है? तो मैं आपसे कहूंगा हाँ, कनेक्ट करती है। एक बहुत बड़े मुद्दे की ये फिल्म बात करती है, जिसकी की बहुत रेयर बात होती है, बहुत कम इसके बारे में बात होती है। और अगर होती भी है इस तरह की बात, तो उसको एंटी वुमेन मान लिया जाता है। ये तो महिलाओं के खिलाफ बात। तो जिस तरह की सोसाइटी में हम हैं, और जिस तरह से आज मैन विमेन रिलेशनशिप जो है वो सोसाइटी में दिखती है, तो ये मामला बड़ा सेंसिटिव है कि आप महिलाओं के खिलाफ, मी टू वाला जो मूवमेंट चला, बहुत सारी रिपोर्ट्स और खबरों में ये कहा गया कि ये फिल्म मी टू के खिलाफ है। तो अब समाज में कुछ भी जो है वो एकदम ऐसा तो नहीं होता है कि एकदम ब्लैक है और वाइट है। बहुत सारे ग्रे एरियाज होते हैं, जहां आप पूरी तौर पर नहीं कह सकते हैं कि एक लाइन खींचकर कि बांट दिया, इधर सही और इधर गलत। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसमें दोनों तरफ की बातों को आपको देखना पड़ेगा। तो ये जो मैन वुमेन रिलेशनशिप जो इस हमारे मॉडर्न टाइम्स में, हालांकि हर समय जिस दौर में आप रहिए, तो उस दौर के लोगों का ये होता है कि हमारा समय मॉडर्न है। तो जब हम आगे आ गए और आज का जो समय हम जिसको मॉडर्न टाइम कह लें हमारा, तो इसमें ये एक बड़े डिस्कोर्स का, बड़ी बहस का मुद्दा है। जिस तरह से रिलेशनशिप बदल रही, जिस तरह से सोसाइटी के डायनेमिक्स बदल रहे हैं, जिस तरह से टेक्निक बदल रही है, जिस तरह से सोच बदल रही है। तो सोच जो है, सोसाइटी में जो चेंजेस आ रहे हैं उसके हिसाब से कई बार आपको बदलनी पड़ती है। और जो पैट्रियार्की और जो पुराना जो सब है, जो पितृसत्तात्मक जिस समाज को कहा जाता है, तो वो महिलाओं की स्थिति उस वक्त अलग थी। पढ़ना लिखना, अवेयरनेस, कामकाज, वो सब अब तो जमीन आसमान का फर्क है, आप ये कह सकते हैं। तो जब बाहर स्थितियां बदली तो अंदर भी बदलना पड़ेगा, क्योंकि सोच बदलने में बड़ा समय लगता है। लेकिन कई बार वो बदली हुई सोच जो होती है, उसमें कुछ लोग फायदा भी उठाते हैं। उसमें आदमी भी होते हैं, उसमें औरतें भी होती है। ये फिल्म दरअसल उसी जोन की बात करती है कि किस तरह से, एक लाइन में इसकी कहानी आपको बताता हूँ, फिर मैं आगे डिस्कस करूंगा और भी चीजें, फिल्म का रिव्यू भी हम करेंगे। कि भाई एक सिंगर एक्टर है, मुंबई की कहानी है, सिंगर एक्टर है, और उसका सितारा जो है वो धुंधला पड़ चुका है, पड़ रहा है।
और सडनली एक दिन उसके घर पुलिस आती है कि भाई थाने चलो, और थाने ले जाया जाता है और वहां उसको पता चलता है कि एक लड़की जिससे वो परिचित है, उसको एक्स गर्लफ्रेंड भी कह सकते हैं, उसने रेप का आरोप लगाया है, थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। और ये व्यक्ति कहता है कि भाई रेप नहीं किया, एक बार हमारे संबंध बने और सहमति से बने, लेकिन ये रिपोर्ट लिखी जा चुकी है। और उसके बाद वो व्यक्ति अंदर हो जाता है और फिर वहां से उसकी जेल यात्रा शुरू होती है। ये मोटी मोटी जो है शॉर्ट में कहानी है, इसके डिटेल में आऊंगा मैं, लेकिन यहाँ पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूँ, बिल्कुल ठीक आज की है और बहुत ताज़ा ताज़ा है। अभी दोपहर में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है। अब आप देखिए सोसाइटी और सिनेमा कैसे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, दोनों चीजें साथ साथ चलती है। अब आप इसे सौभाग्य कहें, दुर्भाग्य कहें, जो भी है, ज्यादातर सिनेमा बनाने वाले जो लोग हैं, मेकर्स जो हैं, और दर्शक के रूप में हम भी सिनेमा को सिर्फ एंटरटेनमेंट के दायरे में देखना चाहते हैं, उससे बाहर जो है हम उसको देखने से बड़ा हिचकिचाते हैं। तो अब जब अनुराग कश्यप की ये फिल्म आ रही है जिसमें ये पूरी तरह से बहस का मुद्दा है, इसमें आपको बताया कि लड़की ने तो कहा इसने रेप किया मेरा, पुलिस में शिकायत दर्ज हो गई, एफआईआर हो गई और आदमी अंदर, वो कह रहा मैंने नहीं किया, रेप नहीं किया, हमारे संबंध सहमति से बने थे। ठीक ऐसे ही एक केस पर सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसला आया है, वो मैं आपको बताता हूँ। ये हिंदुस्तान टाइम्स में वेबसाइट पर मैं हिंदुस्तान टाइम्स की वेबसाइट पर ये खबर मैं देख रहा था, है प्री मैरिटल रिलेशनशिप नो स्टेन ऑन कैरेक्टर, मतलब शादी से पहले संबंध होना चरित्र पर दाग नहीं है। अब देखिए ये बदलता हुआ समाज है, कोर्ट उस पर ऐसे केस उसके पास आ रहे हैं जिसका हमने जिक्र किया, जो फिल्म में भी दिख रहा है। और ये कोई बहुत मतलब ऐसी नहीं कि बहुत अब रेयर केस हैं, ये मतलब आए दिन की बात हो चुकी है, ये ऐसा नहीं कि बड़ा दुर्लभ है कोई एक आध केस, ये इस तरह की शिकायतें, इस तरह की बातें आम होती जा रही, मतलब धीरे धीरे जो है समाज में ये लगातार ये चीजें देखने। तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे एक मामले में फैसला सुनाते हुए कहता है प्री मैरिटल रिलेशनशिप नो स्टेन ऑन कैरेक्टर, शादी से पहले संबंध होना चरित्र पर दाग नहीं है। अब जस्टिस बी नागरत्ना और जस्टिस संजय करोल, इनकी पीठ ने यह फैसला सुनाया है। दरअसल इनके पास मामला गया था एक महिला पुलिस कांस्टेबल का। अब सोचिए पुलिस का ही मामला है यहाँ भी, क्योंकि आमतौर पर कुछ केस होते हैं तो फिर जाते पुलिस में, यहाँ मामला ही पुलिस का है। एक महिला पुलिस कांस्टेबल ने एक पुरुष कांस्टेबल पर, दोनों लिव इन में साथ में रहते थे काफी समय तक, और उसके बाद फिर होता ही लिव इन में जब भी बातें आती तो यही होता, हाँ ठीक है शादी करेंगे, ये वो इस तरह की बातें, जो कस्में वादे प्यार वफा जो सारी चीजें होती है, लिव इन में रहते हुए जब सारी चीजें थी, एक पति पत्नी की तरह रह रहे थे, पुरुष ने शादी से इनकार कर दिया, पुरुष कांस्टेबल ने। तो उस महिला कांस्टेबल ने, और इस दौरान उनके शारीरिक संबंध भी बने, इसी केस में है, महिला ने पुरुष पर बलात्कार का आरोप लगाया, रेप का आरोप लगाया। इसी मामले की पूरी सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट में चली, और सुप्रीम कोर्ट ने जो महत्वपूर्ण टिप्पणी की है, उसने कहा सहमति से संबंध अपराध की श्रेणी में नहीं आते, शादी का वादा टूटने पर या तोड़ने पर हर मामले को रेप नहीं माना जा सकता। आमतौर पर ऐसे हर मामले में शिकायत यही होती कि रेप। तो ये जो कह रहा है सुप्रीम कोर्ट, बड़ी खबर है ये, और सोसाइटी के जिस तरह से सोसाइटी में हम बदलाव देख रहे हैं, जिस तरह से नए ज़माने में जो अब ये सारा लिव इन भी कोई ऐसी बात नहीं रह गई है कि हम कहें कि अरे मतलब ये बहुत दूर की बात है, मतलब हमारे यहाँ तो नहीं होता, ये हर शहर की स्थिति है लगभग। अब जब वो स्थिति है तो बाकी भी इस तरह के जो मामले हैं वो आते हैं। तो अव्वल तो सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि इस तरह के जो सहमति से संबंध बनाना अपराध नहीं है, दोनों वयस्क हैं अगर तो यहाँ वयस्क होने का मामला है, महिला पुलिस कांस्टेबल, पुरुष पुलिस कांस्टेबल, और दोनों लिव इन में रह रहे थे, सहमति से था सब कुछ, और जब पुरुष ने मना कर दिया तो उस पर आरोप लगे। कोर्ट कह रहा है कि ऐसा हर मामला शादी की जिसमें सहमति रही, मतलब बात की गई हो, वादा टूट गया हो, तो ये नहीं कहा जा सकता कि वो रेप का मामला था। और साथ ही कोर्ट ने ये कहा कि कानून का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी बात है। कानून जो होता है वो सुरक्षा के लिए होता है, कानून जो होता है वो न्याय के, मतलब आप न्याय के लिए जब अपने हक की आवाज उठाएं तो वो आपकी मदद करने के लिए होता है। लेकिन अक्सर ऐसे मामले भी देखने मिलते हैं जब कानून का दुरुपयोग किया जाता है, कानून की आड़ लेकर किसी को फंसाया जाता है। तो ये भी सुप्रीम कोर्ट की इंपॉर्टेंट बात है कि कानून का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए।
मतलब यहाँ जो एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, उसके पक्ष में जो है कोर्ट बात करता है, चीज़ों को ऑब्जेक्टिवली देखने की बात करता है। इसके बाद में उसने सोसाइटी से भी कहा, क्योंकि आमतौर पे भई अब तो यही है कि अगर कोई लिव इन में रह रहा है या फिर ये बात होती कि अरे अच्छा शादी के पहले उसके संबंध थे, तो इसको अपराध की तरह देखा जाता है। मतलब उस तरह का अपराध नहीं जिसको क्राइम कहते हैं, लेकिन एक नैतिक वाले नज़रिए से देखा जाता है। अरे ये बड़ा अनैतिक आदमी है, बड़ा गिरा हुआ है, आदमी औरत जो भी है इसमें मामला। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा है कि आधुनिक समाज मतलब समाज को भी बदलने की ज़रूरत है। क्योंकि जब ये सोच आती ना, अगर इस चीज़ को जैसी जोड़ दिया आपने, उससे कैरेक्टर से जोड़ दिया है इस बात को कि आपकी शादी से पहले संबंध थे, और ये बात जो है दिमाग में रहती है, तो फिर आदमी को न केवल गिल्ट फील होता है, वो दूसरे पर फिर आरोप भी लगाता है कि अरे इसने मुझे छल लिया, इसने धोखा दिया, इसने, वो फिर आरोप लगाता है। तो इस समाज में जबकि सब कुछ चीज़ें बदल रहा है, वो पहले वाला दौर तो रहा नहीं, कम उम्र में शादियां हो जाती थी, महिलाओं के कैरियर जैसी कोई बात नहीं होती थी, सारी जिम्मेदारी जो है वो पुरुष की ही मानी जाती थी कि वही घर चलाएगा। अब तो सब कुछ बदल चुका है और हम लोगों के देखते देखते बदला है। तो अब इस सोच को भी बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि अब शादियां, अब तो बहुत सारे लोग शादियां ही नहीं करते, जैन जी तक मामला आ गया है। तो इस तरह की खबरें आपने लगातार देखी होगी कि जैन जी के जो यंगस्टर्स हैं वो बचना चाहते हैं कि नहीं, शादी नहीं करनी है, वो बगैर शादी किए रहना चाहते हैं। उनकी सोच एक अलग सोच है। तो समाज को अपनी सोच बदलने की भी ज़रूरत है, क्योंकि आप एक साथ कई पीढ़ियां को एग्जिस्ट करती हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब हम अगर अपनी पीढ़ी में हैं तो सब कुछ हमारे ही जैसा है। हमारे से 10 साल बाद, 15 साल बाद पैदा हुए, हमसे पहले के हमारे माता पिता, इवन हमारे उनके माता पिता, दादा दादी, नाना, ये जनरेशन्स जो है वो को एग्जिस्ट कर रही हैं। अब ये बात सही है कि जनरेशन्स में जो है एक वैचारिक बदलाव होता है। मतलब नई पीढ़ी जो होती है वो पिछली पीढ़ी से यही माना जाता है कि बेहतर सोचती है, वो अपने समय के साथ चलती है। हमारा समय जो है वो थोड़ा पीछे का होता है। तो ये इसी तरह से समाज का विकास होता है, परिवारों का विकास होता है। तो यहाँ पर कोर्ट ने जो फैसला दिया है महिला पुलिस कांस्टेबल और पुलिस कांस्टेबल के पुरुष के केस में, और साथ ही ये कहा है कि आधुनिक समाज में शादी से पहले के संबंधों को दाग की तरह, स्टेन की तरह नहीं देखा जाना चाहिए, और साथ ही इस बात को भी कि अगर किसी ने विवाह से पहले संबंध बनाए हैं, किसी से उसके संबंध रहे हैं, तो इसे उसके नैतिक पतन के रूप में भी नहीं देखा जाना चाहिए। मतलब नैतिकता की परिभाषा, नैतिकता के मानदंड जो हैं वो भी बदले जाने की ज़रूरत है, न केवल सामाजिक रूप से बल्कि व्यक्तिगत रूप से भी। मतलब आपको अपनी धारणाएं, अपनी मान्यताएं जो है बदलना चाहिए, और जब धारणाएं और मान्यताएं बदलेंगी तब ये जो होता है आरोप लगा देना, क्योंकि कहीं ना कहीं वो व्यक्ति भी दबाव में रहता है, अरे लोगों को पता चलेगा तो फिर मुझे किस तरह से जज किया जाएगा, सोचा जाएगा, वो एक प्रेशर में होता है। तो ये उसका एक सहज रिएक्शन होता है, तो फिर वो आरोप लगाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है बदलने की ज़रूरत है। कोर्ट की भी बात जो है उसको गौर से देखा सुना जाना चाहिए। समाज एक रात में एक में नहीं बदल जाता है कि एक घटना हुई बदल गया, या कोई स्विच की तरह नहीं है कि एक बटन ऊपर कर दिया, बटन नीचे कर दिया तो सब कुछ बदल गया, सोच बदल गई। वो क्रमिक रूप से धीरे धीरे जो है वो चीज़ें बदलती हैं। तो अब जब बंदर देखी तो मैं इस फिल्म को देखकर आपको ये कहूँगा कि ये एक तरीके के डिप्रेशन में भी डालती है ये फिल्म। ये उस फिल्म का असर है। हालांकि कोई फिल्म देखकर आपका मन बड़ा खुश रहता है, बड़ा गुदगुदाती है कोई फिल्म आपको, कोई फिल्म आपको रोमांच से भर जाती है, उसका जैसा विषय होता है, जो बात वो कहना चाहती है। लेकिन बंदर का जो सब्जेक्ट है वो एक समय के बाद में और एक तरह से वो डिप्रेसिंग भी है, क्योंकि हम तो बहुत कनेक्ट होकर फिल्म देखते हैं। मतलब ये एक समस्या है, तो वो आपको असर तो छोड़ती है, तो वो एक डिप्रेशन जैसी स्थिति में भी ले जाती है आपको। अब जब इसी उसमें था तो तभी मेरी नज़र जो है इस खबर पर पड़ी, तो मैंने कहा ये तो एकदम उलट बात कह रही, क्योंकि बंदर का जो पूरा केस है वो इसी बात पर है। जैसे यहाँ महिला और पुलिस कांस्टेबल हैं, इनके बीच में सहमति से संबंध बने और बाद में आरोप लग गया, क्योंकि वो महिला उससे शादी करना चाहती थी, पुरुष ने कहा था मैं शादी करूंगा। अब बंदर पे आए तो बंदर में भी यही है। बंदर का जो नायक है समर मेहरा, जो कि एक फीडिंग स्टार है, एक्टर और सिंगर है, वो जलवा नहीं रहा, लेकिन लोग जानते पहचानते हैं, और उसको एक महिला मिलती है उसके जीवन में, गायत्री करके। तो वो अपना जो है वो टैरो रीडिंग, फेंग शुई, वास्तु, ये सारी चीज़ें करती है। और वो जो आजकल का जो नए ज़माने का है कि भाई ऑनलाइन डेटिंग ऐप्स जो हैं वहाँ ये मिले, और वहाँ मिलने के बाद में परिचय बढ़ा, ये आदमी तो स्टार था या एक्टर था, सिंगर था, तो वो भी इसके संपर्क में आती है। और फिर जब इन लोगों के बीच में मेल मुलाकातें बढ़ती है, रिलेशन बनता है, लेकिन
उस एक समय के बाद में व्यक्ति उससे दूरी बनाने लगता है, उसको घोस्ट करता है, एक नई गर्लफ्रेंड इसकी जिंदगी में आ जाती है। अब उसका कैरेक्टर वैसे ही बताया गया है। अब हम यहाँ बिल्कुल जज नहीं कर रहे हैं किसी को भी। वो महिला भी जो है गायत्री, उसकी एक पहले शादी हो चुकी है, उसका पति जो था वो जो भी उससे मारपीट करता था या बुरे ढंग से रखता था वो उस रिलेशन से निकल चुकी। लेकिन जब वो इस हीरो से मिलती है तो फिर वो चाहती कि अब ये मेरा ही होकर रहे, इसका नज़रिया या इसके जो मिजाज हैं वो अलग तरह के हैं। वो एक समय के बाद जब दूरी बनाने लगता है इससे और ये चाहती कि मेरा ही रहे, तो ये जाकर पुलिस में शिकायत कर देती है। अच्छा, फिर इस बीच जो है जो मोबाइल आया उसमें टेक्स्ट जो होता है, टेक्स्ट और जो फोटो, वो जो प्राइवेट चैट्स होती हैं वो रिकॉर्ड बन जाती हैं। उसकी प्राइवेट चैट्स जो हैं वो रिकॉर्ड बन जाती कि देखो ये मेरे साथ ऐसी ऐसी बातें करता था, ऐसे फोटो मांगता था, अपने खुद के ऐसे फोटो भेजता था। वो पूरा केस बन जाता है। लेकिन अब बात वही, कोर्ट जो कह रहा है कि क्या इन सारी चीज़ों को नैतिकता का पैमाना माना जाना चाहिए या इन चीज़ों को ऐसे देखना चाहिए कि ये तो बड़ा दागदार व्यक्ति है, इसका तो कैरेक्टर जो है बड़ा ढीला है, ये बड़ा करप्ट है। ये सोसाइटी के सामने बड़ी मुश्किल स्थिति है। वो दोनों स्थितियों में जो है मतलब ना वो इधर हाँ कह सकता है ना उधर हाँ कह सकता है, दोनों चीज़ों को सही नहीं ठहरा सकता। लेकिन इसी में से कहीं ना कहीं रास्ता निकालना पड़ता है। तो समर मेहरा पर गायत्री जो है वो आरोप लगाती है, एफआईआर दर्ज होती है और पुलिस इसको ले जाती है थाने में, रात भर रखती है और फिर अगले दिन पेशी होती है और फिर उसके बाद में जेल में पहुंचा दिया जाता है। अब उसके बाद का एक सिस्टम है फिल्म में, आप देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर उससे कहता है कि भाई तुम पैसा दे दो, मामला रफा दफा कर देते हैं। मतलब आप देखिए सिस्टम में क्या क्या होता है, उसके लूप होल्स भी हैं, बचाव के रास्ते भी हैं, लेकिन कहता है मेरे पास पैसा नहीं है। और जब पैसा नहीं है तो फिर उसको जेल जाना पड़ता है। और जेल जाने के बाद में फिर जेल में भी दिखाया, जेल जाने के बाद में ये कहानी पूरी तरह से जेल की हो जाती है। फिर उसके बाद वो जो जेल दिखाया है वो बड़ा भयानक है। जेल में भी दो गुट हैं, दो गुट इस सेंस में कि एक जो 376 मतलब जो रेप की धारा में जो लोग अंदर हुए हैं उनके साथ कैसा बर्ताव होता है, उनको किस तरह से बाकी कैदी देखते हैं, किस तरह से मतलब उन मतलब क्या कहना चाहिए, मतलब वो सबसे गिरा हुआ दर्जा जो होता है जेल में वो इन्हीं का होता है। तो अब वो ये उस आरोप में पहुंचा है। हालांकि उसको एक पुलिस वाला या कोई कहता है कि अंदर जाके ये बताना मत, बताना 302 में आया हूँ मर्डर में, लेकिन खबरें तो सबके पास पहुंच ही जाती है। तो वहाँ क्या दुर्दशा दुर्गति इस समर मेहरा की होती है। अब क्योंकि वहाँ भी गैंग बने होते हैं तो आपको अपनी सेफ्टी के लिए किसी गैंग का हिस्सा बनना पड़ता है। तो ये जो जेल की लाइफ दिखाई है ये बड़ी भयानक है। मतलब आप जो है उसको देखते, क्योंकि जैसी ये फिल्म समर मेहरा की गिरफ्तारी के बाद जेल में जाती फिर वहां से बाहर नहीं आती है, फिर वो 90% जेल में ही रहती है। और जेल में वो किस हालत से गुजर रहा है, उसकी मानसिक स्थिति क्या होती जाती है, और बाहर क्या चल रहा है, बाहर ये चल रहा है कि वो लड़की जिसने इसको फंसाया है, अब ये चीज़ क्लियर हो जाती है, जिसने इस पर रेप का आरोप लगाया है वो उसका वकील और वो पुलिस वाला जिसको कि इस हीरो ने समर मेहरा ने रिश्वत कहिए या मामला रफा दफा करने का पैसा कहिए नहीं दिया, ये लोग मिलकर नया नया कुछ ऐसा करते रहते हैं कि इसकी जमानत नहीं होती है, ये अंदर ही है। तो वो अंदर किस तरह से उसकी मानसिक स्थिति हो जाती है सारा। तो बात वही होती है कि अपने जीवन मतलब सबका जीवन जो है एक सर्कस है अलग अलग तरह का, और हर व्यक्ति जो है सर्कस में बंदर है। कहानी यहाँ पर आती है और असर छोड़ती है। अगर आप इसको 2 घंटे से ज़्यादा की फिल्म है, अगर आप 2 घंटे उसी एटमॉस्फेयर में रहते हैं, वही बातें, तो वो अपने से बाहर नहीं निकलने देती। और अनुराग कश्यप के जो शूट करने का स्टाइल है वो इंटरेस्टिंग है, वो बहुत रियलिस्टिक ढंग से करते हैं। तो अगर उस पैमाने पर देखें ये फिल्म बहुत रियलिस्टिक है, हार्ड हिटिंग है, तो सचमुच है। लेकिन अगर आप ये सोचें कि इसमें थोड़ा सा आपको एंटरटेनमेंट मिल जाए, कहीं थोड़े से रोमांटिक पल मिल जाएं, कहीं कोई कॉमिक रिलीफ मिल जाए, तो फिर आप बुरी तरह से निराश होंगे। आप इन चीज़ों पे ज़ीरो लगा दीजिए, ये कुछ नहीं मिलेगा। और फिल्म शुरू होने के थोड़ी देर बाद, क्योंकि बात तो सीधे पुलिस थाने पहुंच जाती है, तो वहाँ से वो जो गाली गलौच, मतलब शायद आपने जो गालियाँ नहीं सुनी होंगी तो आप इस फिल्म में इन्वेंट कर लेंगे, अच्छा ये भी गाली है या ऐसे भी गाली दी जाती है। वो जो सारी बातें होती वो आप पर बड़ा असर करती हैं। और फिल्म देखते देखते मतलब फिर ये होता है कि अच्छा फिल्म देख ली है तो आप बहुत जल्दी स्विच तो कर नहीं सकते कि एक जोन से निकल के दूसरे में चले जाएं। वो
आपके ऊपर हावी रहती है। तो अब ऐसी फिल्म को देखना कौन चाहेगा, सवाल ये उठता है। जबकि हम तो बार बार कहते हैं अच्छी फिल्में तो जरूर देखना चाहिए। बंदर अच्छी फिल्म है, ये भी है। हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि बंदर जो है वो कमजोर फिल्म है, या जो बात वो कहना चाह रही है, जो विषय है उसका, उससे दूर चली जाती है, या वो उस विषय से न्याय नहीं करती है। या इस फिल्म में जो कलाकार हैं, बॉबी देओल जो समर मेहरा बने हैं, गायत्री के रोल में जो है वो सपना पब्बी हैं, सान्या मल्होत्रा जो है वो समर मेहरा ने बॉबी देओल की बहन के रूप में नजर आती हैं, सबा आज़ाद जो हैं समर मेहरा की गर्लफ्रेंड बनी हैं, सबा आज़ाद जो ऋतिक रोशन की गर्लफ्रेंड है रियल लाइफ में, जो हम खबरें पढ़ते हैं। तो अब कलाकारों का तो काम सबसे बढ़िया है, अच्छा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो रियलिटी और वो जो सब कुछ एटमॉस्फेयर और वो डायलॉग्स जो पैदा कर रहे हैं, क्या आप उससे एंटरटेन होते हैं? तो नहीं होते हैं। तो फिर सवाल ये है कि क्यों देखें इस फिल्म को। तो मुझे 5 कारण समझ में आए इस फिल्म के कि भाई क्यों दर्शक ऐसी फिल्म से या इस फिल्म से दूर रहे हैं। क्योंकि बॉक्स ऑफिस मैंने आपको बता ही दिया कि भाई 20-25 करोड़ रुपए के बजट की जो फिल्म है, पहले दिन इसका कलेक्शन सिर्फ 50 लाख रुपए होता है, फ्राइडे को रिलीज होती है। दूसरे दिन क्योंकि रिव्यू वगैरह बहुत अच्छे थे, माउथ पब्लिसिटी बहुत अच्छी थी, वर्ड ऑफ माउथ बहुत अच्छा था, तो 95 करोड़ होता है। तो और तीसरे दिन संडे था, लेकिन वो 95 से पार नहीं जाता, नीचे आ जाता है, 85 होता है। तो 3 दिन का इसका नेट कलेक्शन जो है 2 करोड़ 34 लाख होता है। जबकि 2.5-3 करोड़ रुपए का कलेक्शन तो पहले दिन पेंदी नहीं कर लिया था हिंदी के डब वर्जन ने। तो सोचिए, जो उसमें तो खैर रामचरण है और जानवी कपूर है, तो वो फिल्म एक दिन में ओपनिंग में था, जबकि वो गैर हिंदी फिल्म है, और बंदर हिंदी फिल्मों के भी नहीं कर पा रही 3 दिन में भी कलेक्शन। तो अभी कितना चलेगी, क्या चलेगी, वो अलग बात। तो जो रीजन मुझे इसमें समझ में आए हैं, सबसे पहला तो ये जो सब्जेक्ट है, अब एक ये धारणा बन चुकी कि इस तरह की फिल्में तो हम ओटीटी पर देख लेंगे भाई, ये सबसे मेन रीजन है आज की डेट में। बंदर जैसी जो भी फिल्म होती है, इस कंटेंट को ओटीटी फ्रेंडली जो है कंटेंट कहा जाने लगा। ये जॉनर जो है, अब जॉनर क्योंकि डार्क है, अब वही मैंने कहा, मैं फिल्म देख रहा हूँ, फिल्म देख के मैं उसके डार्क जोन में आ जाता हूँ। आधे घंटे तक मुझे लगता है यार अच्छा, इसी को सोचते बैठा हूँ मैं कि क्या हुआ समर के साथ में, देखो कैसा उसके ऊपर गलत आरोप लगा, और फिर उसने नरक जैसी हो गई उसकी जिंदगी। तो नरक भी मैंने देखा, भले ही वो नकली था, जैसा भी था। सारे आर्टिस्ट जो हैं बहुत अच्छे हैं, क्योंकि बाकी जेल के भी जो कुछ बड़े इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, स्टेज आर्टिस्ट हैं, कमाल का परफॉर्मेंस है उनका। तो इतने रियल जोन में जाता है आदमी, तो भाई पैसा खर्चा करके इसलिए थोड़ी जाता है कि डिप्रेशन में बाहर निकले वो तो एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं। लेकिन ठीक है, तो अब ऐसी फिल्मों की जो एक जगह बन गई है, ओटीटी बन गई है। तो पहले से ही दिमाग में रहता लोगों को यार ओटीटी पे आएगी तब देख लेंगे, चाहे कितनी अच्छी फिल्म हो, चाहे इसने कितने ही अवार्ड जीते हो, कितना ही बढ़िया परफॉर्मेंस किया हो कलाकारों ने। तो ये ओटीटी की फिल्म है, ओटीटी फ्रेंडली है। और क्योंकि अनुराग कश्यप की और इस तरह की जो अवार्ड विनिंग फिल्में और ये सब जो है, ये निश ऑडियंस की फिल्म मानी जाती है। अब निश ऑडियंस की फिल्म होने के बावजूद जब ये ओटीटी की मान ली जाती है, तो वो दर्शक भी देखने थिएटर तक तो नहीं जाता है। तो नतीजा ये होता है कि ओपनिंग इसकी 50 लाख रुपए की लगती है। ये थिएटर्स के लिए अच्छी खबर नहीं है, और बॉलीवुड के लिए भी अच्छी खबर नहीं है। दूसरा, जैसे इसी उस मतलब जो ओटीटी फ्रेंडली जो है, तो वहां पे आपको डार्क फिल्में, रॉ फिल्में, तो आदमी कहे ठीक है घर पे ही देख लेते हैं। इंटेलेक्चुअल सब्जेक्ट है, मतलब ये सबके लिए तो नहीं है कि इतना देखे और सोचे। तो ये चीजें जो आदमी कहता है ओटीटी पर देख लेंगे, सबसे बड़ा रीजन इस फिल्म के थिएटर में नहीं चलने का। दूसरा जो है, इस फिल्म को मुझे ऐसा लगता है कि बॉबी देओल की जो इमेज है, भाई बॉबी देओल ने कमबैक तो जबरदस्त किया। आश्रम से उन्होंने जो बढ़िया वापसी की वेब सीरीज में, उसके बाद एनिमल जैसी फिल्म उनको मिली। स्टारडम बिल्कुल जबरदस्त दिखता है कि यार बड़े स्टार, लेकिन वो हीरो वाले स्टार नहीं है, वो कैरेक्टर वाले स्टार बने हैं, विलेन वाले स्टार। जैसे इसके बाद में भी, एनिमल के बाद में भी उन्होंने साउथ में एक दो इक्का दुक्का फिल्में की हैं। उसके बाद में वो वेब सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड में भी नजर आए हैं। अब ठीक है, अब ओटीटी का स्टार हो जाना या किसी एनिमल जैसी बड़ी फिल्म में आप विलेन बन के आ जाएं, वो चीज आपको बतौर हीरो, जो बॉलीवुड का जो एक ट्रेडिशनल हीरो या जो लीड करता है कहानी को, वहां पर नहीं बैठाती। एक टाइम था कि बॉबी देओल फिल्म में हीरो बनकर आते थे, रोमांटिक फिल्में भी की, एक्शन भी की, पर वो समय गया। ये नए तरह का स्टारडम है। तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि यार बॉबी देओल अगर किसी फिल्म के लीड में है, और वो भी इस तरह की डार्क फिल्म है, रॉ फिल्म है, तो पब्लिक उसको देखने चली जाएगी। तो ये बॉबी देओल का बहुत बड़ा टेस्ट था
तो अभी कह सकते हैं कि ये जो बदला हुआ स्टारडम है बॉबी देओल का, ये बहुत काम नहीं आया। और इससे ये साफ हो जाता है, ये बात शायद मैंने पहले भी कही है 2-3 दिन पहले किसी लाइव में जब हमने इस फिल्म की बात की थी, कि ये हमें बताता है कि बॉबी देओल या इनके जैसे जो भी बढ़िया एक्टर हैं, अगर वो ओटीटी की किसी वेब सीरीज में, फिल्म में स्टार बन भी जाते हैं, तो इसका ये मतलब कतई नहीं है कि उनका स्टारडम ऐसा हो गया है कि वो किसी फिल्म में हीरो के रूप में आए, कहानी को लीड करें और दर्शक उनको देखने के लिए जाएं। आर्टिस्ट होना अच्छी बात है, हीरो होना एक अलग बात है। तो दूसरी वजह यह है कि ठीक है, अनुराग कश्यप ने उनको लिया कि भाई डायरेक्टर तो तभी साइन करता है, उसको कुछ उम्मीद होती है कि यार इस एक्टर को देखने थिएटर में लोग आएंगे, पर नहीं आए। तो उसकी वजह यही है कि चाहे एनिमल हो, आश्रम हो, बैड्स ऑफ बॉलीवुड हो, ये कंटेंट अलग है और ये मासी नहीं है। आप समझिए, ओटीटी फ्रेंडली सब्जेक्ट है, ये मासी नहीं है। तो इस वजह से भी तो बॉबी देओल का भी स्टारडम जो है उस तरह से बड़े पर्दे पर वर्क नहीं करता। उनको वही चाहिए एक्शन फिल्में जिसमें जैसे वो एनिमल में दिखे हैं, तो या तो वैसा सब्जेक्ट हो। तीसरा, मुझे डायरेक्टर अनुराग कश्यप जो है वो भी कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि अगर इस फिल्म को लोग देखने नहीं गए थिएटर में, तो उसकी एक वजह अनुराग कश्यप भी है। और जैसे मैंने शायद पहले भी कहा कि भाई खास तौर पे कोरोना के बाद में उन्होंने जिस तरह का सिनेमा बनाया है, उसने उनके फैंस को भी बहुत डिसअपॉइंट किया है। तो पहले तो ये होता था चलो ओटीटी नहीं था तो लोग देखने चले जाते थे कि चलो देख आते हैं यार, अनुराग की फिल्म है, उनकी एक अच्छी खासी एक निश ऑडियंस है उनकी। लेकिन ओटीटी आ जाने के बाद में यह है कि भाई कॉमर्शियल सिनेमा तो बनाते नहीं, तो कॉमर्शियल फिल्में देखने वाला दर्शक जो है उनके पास जाएगा नहीं। अब इस तरह की जो फिल्में हैं वो ओटीटी पर आ जा रही। तो अनुराग कश्यप ने कहीं ना कहीं अपनी क्रेडिट जो है वो गंवाई है, और अच्छी फिल्म बनाने के बावजूद जो है इसलिए उनको थिएटर में दर्शक नहीं मिले हैं। तो जो बंदर नाचा बॉक्स ऑफिस पर, तो उसके क्या 5 रीजन है, 3 तो ये हो गए। चौथा जो है, ये जो महंगे टिकट है ना मल्टीप्लेक्सों के, ये वाकई बड़ा मार रहे हैं। क्योंकि अगर बड़ी फिल्म आती, मासी फिल्म आती है, मल्टी स्टारर फिल्म आती है, स्टार्स हैं, मसाला एंटरटेनर है, तब तो आदमी सोचता है चलो यार ठीक है 500 का भी टिकट है तो लेके देख लेते हैं, थोड़ा एक मनोरंजन होगा और हम वापस आ जाएंगे। क्योंकि अब थिएटर में जाना सिर्फ थिएटर में जाना नहीं है, फिर वो पॉपकॉर्न भी है, कोल्ड ड्रिंक भी है, कॉफ़ी भी है, कुछ नाश्ता भी है। वो जो पैकेज बन जाता है पूरा टोटल मिला के, आदमी की पॉकेट में बहुत भारी पड़ता है। तो बार बार इस तरह की डिमांड होती है। लोग कहते भी हैं कि भाई जब बंदर जैसी या इस तरह की ऑफ बीट या नॉन कॉमर्शियल फिल्में आती हैं, तो मल्टीप्लेक्सों को कोई पॉलिसी बनाना चाहिए कि इनके टिकट प्राइस कम रहेंगे, इनके लिए हम कुछ एक अलग तरह, ये वो डिस्काउंट वाला मामला अलग है कि करण जौहर की फिल्म आ गई, यशराज की आ गई, या वरुण धवन की पिछले फ्राइडे को जो फिल्म आई, तो प्रोड्यूसर इतने धनवान है उसमें कि वो मल्टीप्लेक्सों से कहते ठीक है चलो भाई 50% डिस्काउंट दे दो, एक पे एक फ्री दे दो, वो अफोर्ड कर लेते हैं। क्योंकि जब टिकट का प्राइस जैसी आधा होता है या उस पर किसी भी तरह की कोई कहना चाहिए कि योजना लागू होती है, किसी भी तरह का ऑफर लागू होता है, तो उसको झेलना तो प्रोड्यूसर को ही पड़ता है। तो वो बड़े प्रोडक्शन हाउस तो झेल जाते हैं, लेकिन छोटे वाले ये रिस्क नहीं ले सकते हैं कि भाई डिस्काउंट कर दो 50% का या एक पे एक फ्री दे दो, क्योंकि वो वैसी तो बड़ी मुश्किल से फिल्म बना पाते हैं। तो ऐसी फिल्मों के लिए जो है ना कुछ अलग से बनाना चाहिए मल्टीप्लेक्सों को, जो कि वो फिलहाल उस तरफ से किसी भी तरह का काम करते हुए नजर आ रहे हैं। अब यही अगर रोम कॉम होती, कोई कॉमेडी होती, मसाला एंटरटेनर होती, तो आदमी चाहता है कि चलो देख के आते हैं यार, बढ़िया कुछ बढ़िया कॉमेडी है। एक आदमी जो है ना वो एक झूठे रेप केस में फंस जाता है, फिर उसके बाद क्या क्या होता है, अब बड़ा मजा है उसमें। रोमांटिक भी है कि जिस लड़की से प्यार कर रहा है तो वो रोमांस भी दिखा दिया, गाने भी दिखा दिए, कॉमिक अंदाज में दिखा दिया, तो शायद सोचता आदमी। लेकिन तो डार्क फिल्म है, रॉ फिल्म है, इसको झेलना पचाना उतना आसान नहीं है, तो नहीं जाता। वो उतना ही टिकट 500 रुपये का वो क्यों लगाएगा वहाँ पे। तो ये भी एक रीज़न है। और जो लास्ट जो मुझे एक समझ में आया, ये जो पीआर और मार्केटिंग का मामला होता है, बॉलीवुड इस पे कहीं ना कहीं जो है मतलब ओवर डिपेंडेंट है। मतलब यही वो नए तरीके नहीं ढूंढता है, आपको लोगों तक जाना पड़ेगा, आपको रियल मीडिया तक जाना पड़ेगा। मीडिया जो रियल मीडिया है, सोशल मीडिया है, वो अपनी जगह पर है, लेकिन जो रियल मीडिया है, ट्रेडिशनल मीडिया है, उसको आज भी जो है करोड़ों लोग देखते पढ़ते हैं। और वो जो ट्रेडिशनल वेज हैं, अभी क्या करते हैं, सोशल मीडिया में अपने सबने फिल्म के स्टार्स ने, डायरेक्टर्स ने एक एक दो दो फोटो चिपका दी और एक दो पोस्ट लिख दिए कि इस तारीख को आ रही, टीजर रिलीज कर दिया, तो वो करके हो जाता है कि हाँ ठीक है पहुंच गए। नहीं, आपको मीडिया में जाना पड़ेगा,
आपको बात करनी पड़ेगी, इंटरव्यू देने पड़ेंगे, अपनी फिल्म के बारे में बताना पड़ेगा लोगों को। चाहे आप सोशल मीडिया पे यूट्यूब पर आएँ, या आप इंस्टाग्राम पर जाएँ, फेसबुक पर जाएँ, या जो ट्रेडिशनल मीडिया, आप जाएँ, अपनी टीम के साथ जाएँ और उस फिल्म के बारे में बताएं। जब आपने इतने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पर बंदर जैसी फिल्म बनाई है, तो लोगों को अवेयर करें। ऐसा नहीं कि ऐसे कांड जो है सोसाइटी में हो नहीं रहे हैं, बड़ी गिनती के हैं, कि बहुत हैं, आए दिन खबरें आती है आजकल इस तरह की, लोग परेशान होते हैं। परिवार हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदारी हैं, कहीं ना कहीं केसेस ऐसे निकल के आते हैं और चीज़ें बढ़ रही हैं। और जैसे मैंने कहा और कोर्ट ने बताया कि भाई सोसाइटी बदल रही है, जब बदल रही है और इसमें कोर्ट तक मामले जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक इतनी इंपॉर्टेंट टिप्पणियां कर रहा है, तो आपको इसका प्रमोशन करना आना चाहिए कि देखो आपने एक बहुत लीक से हटकर एक बड़ी फिल्म बनाई है, जिसका मतलब सिर्फ मनोरंजन नहीं है, वो आपकी सोसाइटी में जो कुछ ऐसा हो रहा है उसके बारे में आपको अवेयर करना चाहती, बताती है। किसी भी तरह का एक्सप्लॉइटेशन, किसी भी तरह का जो गलत आरोप लगना जो है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये लोगों को बर्बाद कर देती है, ऐसी चीज़ें परिवारों को बर्बाद कर देती हैं। तो आप इस फिल्म को प्रमोट नहीं कर पाए, तो ये सारी चीज़ें, तो ये तो अनुराग कश्यप और उनकी टीम को सोचना चाहिए कि किस तरह का प्रमोशन उन्होंने किया। अब वही है कि सोशल मीडिया में आओ, दो चार जगह बात कर ली, एक पीआर की टीम रख ली। पीआर जो है आजकल आपको उसके कुछ फेवरेट लोग होते हैं, उनसे मिलवाता है, जिन्हें तमाम चीज़ें पता नहीं होती और उनको स्टार्स से और एक्टर्स डायरेक्टर से मिलने का एक शौक होता है। आते हैं, फोटो खिंचाते हैं, कुछ वीडियो बनाते हैं, चल देते हैं। बात तो वो कह ही नहीं पाते, समझते ही नहीं, वो आपकी सब्जेक्ट की डेप्थ को नहीं समझेंगे, क्या कहना है उनको नहीं पता है। किसी के साथ फोटो खिंचा लेने से डायरेक्टर एक्टर के साथ में आप जर्नलिस्ट नहीं हो जाते, और अगर उसके साथ फोटो खिंचाकर उसकी आने वाली फिल्म की 4 लाइन लिख देते हैं अपने जो भी आपका अकाउंट है उस पर, तो उससे उस फिल्म की बात लोगों तक नहीं पहुंच जाती। तो ये जो एक प्रॉपर प्रमोशन होता है फिल्म का, वो भी इस फिल्म का नहीं हुआ, मुझे ऐसा लगता है। तो ये फिल्म आज मैंने देखी, तो मैं सोचा इस पर बात करना चाहिए। फिल्म तो अच्छी है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि आप ज़रूर देखिए, क्योंकि आपको लग सकता है यार ये क्या, मैंने 2-2.5 घंटे लगा दिए जाना आना, फिल्म देखना और सब, 2.5 घंटे से भी ज़्यादा ही लगता है। और उसके बाद जैसे मैंने कहा, फिल्म जिस तरह से आप पर असर करती है, कोई बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स तो नहीं पैदा करती है। और जेल में जाने के बाद जितना, और कलर भी डार्क है फिल्म का, ये भी एक चीज़ होती है, अंधेरे में भी आप डार्क कलर देख रहे हैं, सारी डार्क बातें, कोई लाइट मोमेंट नहीं है। वो आदमी जो झूठे केस में अंदर चला गया है, उसकी मेंटल स्थिति जो है आप धीरे धीरे बिगड़ते हुए ही देखते हैं, और बाहर आप देखते हैं कि किस तरह से चीज़ें चल रही है कि वो किसी भी हालत में बाहर ना आने पाए। ये खबरें थी कि ये किसी रियल मामले, बॉलीवुड में ऐसे मामले देखिए, बॉलीवुड के आप तो सभी जगह हो रहे हैं, जैसे मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट का बताया है कि क्या बोला है। ये फिल्म देखी, मैंने कहा लास्ट वीक जो चीज़ें हमने देखी थी उसमें ये फिल्म मिस हो रही थी, यही लास्ट में देखी है। मैंने कहा इस पर भी हम बात करते हैं, और अब इस हफ्ते भी जो आएगी फिल्में देखेंगे।